अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी कौन है? ये वो अनसुलझा सवाल है जिसका जवाब आज भी न तो अंकिता के परिवार को मिला है और न उत्तराखंड की जनता को ही। सनसनीखेज जर्नलिज्म के इस दौर में हम आपके सामने किसी बड़े खुलासे के साथ नहीं आए हैं, बल्कि उन जरूरी सवालों के साथ आए हैं जिस पर न तो व्यूज मिलते हैं और न चर्चा होती है। इन दिनों अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी से जुड़े वीडियोस तो आप सोशल मीडिया में खूब देख रहे होंगे, खूब सुन रहे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अंकिता भंडारी केस में पुलिस की भूमिका क्या रही थी? अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या कैसे महज एक हत्या में तब्दील हो गई? क्या निर्मम हत्या जैसे अपराध के बावजूद हमारे राज्य में राजनीतिक संरक्षण दिया जाता है? आखिर प्रेमचंद अग्रवाल, रेणु बिष्ट, सुरेश राठौर, दुष्यंत गौतम, महेंद्र भट्ट और संघ के बड़े नेताओं का क्या लेना देना है अंकिता भंडारी हत्याकांड से? देवभूमि कहे जाने वाले हमारे राज्य में आखिर ऐसा कौन सा वीआईपी आया जिसकी वजह से 19 साल की एक लड़की 18 दिन भी अपनी नौकरी नहीं कर पाई? अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद होटल इंडस्ट्री ने लड़कियों पर ही क्यों सवाल कर दिए? क्या इस हत्याकांड के बाद कामकाजी लड़कियों के लिए हमारे राज्य में कोई बदलाव भी हुए? नमस्कार, मेरा नाम है गिरीश और न्यूज़ वर्दी के आज के एपिसोड में हम बातचीत कर रहे हैं अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े उन सवालों पर जिस पर कोई बातचीत नहीं करता है। उत्तराखंड की राजनीति में यह हफ्ता छीछा लेदर का हफ्ता रहा है। इसमें भाजपा के बड़े बड़े नेता लपेटे में हैं और इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि अगर राज्य में भाजपा के सिवा अन्य किसी की सरकार होती और उस पर इस तरह के गंभीर आरोप लगते तो आरोपित नेताओं को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता। लेकिन करीब 10 साल से उत्तराखंड की सत्ता में रहने वाली भाजपा खुद अभी भी विपक्षी मोड में ही है। इतने गंभीर आरोप लगने के बाद भी इसकी जांच करवाने के बजाय बीते दिन भाजपा हमारी कथित राजधानी देहरादून की सड़कों पर कांग्रेस के पुतले फूंकते देखी गई। खैर, वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि भाजपा नेताओं पर लगे आरोपों में कितनी सच्चाई है, पर इससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये वीडियो किसी भी तरह का मीडिया ट्रायल नहीं है और न हमारा उद्देश्य अदालत के दिए फैसले पर किसी तरह की टिप्पणी देने का है। फिलहाल सबसे पहले जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो अंकिता भंडारी हत्याकांड की अब तक की टाइमलाइन है। अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है जिस पर कहीं भी बातचीत नहीं की जाती है। दरअसल उत्तराखंड महिला मंच ने इस हत्याकांड पर अपनी एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें सभी साक्ष्यों समेत हत्याकांड से जुड़े सभी पहलुओं पर विस्तृत विश्लेषण किया गया था। इस रिपोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि पूरे हत्याकांड में पुलिस का रवैया और उत्तराखंड में कानून की स्थिति कैसी है। जैसे अंकिता के रिजॉर्ट से गायब होने के बाद उसके पिता बीरेंद्र सिंह 3 थाने घूमते हैं लेकिन शिकायत नहीं लिखी जाती। रिपोर्ट में लिखा गया है कि अंकिता को खोजने और निष्पक्ष जांच शुरू करने की प्रक्रिया में दोनों राजस्व पुलिस अधिकारी यानी दोनों पटवारी रिजॉर्ट के मालिक के साथ पूरी तरह मिली भगत में लगे थे। करीब 87 पन्नों की इस रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि 24 सितंबर को अंकिता का शव मिलने से पहले 23 सितंबर की रात बुलडोजर लाकर क्षेत्रीय विधायक रेणु बिष्ट की उपस्थिति में अपराध स्थल तोड़ा गया था। न तो ये साफ है कि ऐसा उन्होंने किसके आदेश पर किया और न ये कि एसआईटी जांच में उन्हें साक्ष्य से छेड़छाड़ का आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। उत्तराखंड महिला मंच की इस रिपोर्ट में पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर कहा गया है कि पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सेलेक्टिव तरीके से पढ़ते हुए बलात्कार न होने का निष्कर्ष निकाला है। इस रिपोर्ट में अंकिता और उसके दोस्त पुष्प की चैट भी साक्ष्य के रूप में शामिल की गई है, जिसे पढ़कर नहीं लगता कि पुलिस जिसे वीआईपी कमरा बता रही है वो महज एक कमरा है। इस वीआईपी शब्द के सवाल पर आगे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन अगर आप उत्तराखंड महिला मंच की ये पूरी रिपोर्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको ये रिपोर्ट उपलब्ध करा देंगे। खैर, इस साल 30 मई को कोटद्वार कोर्ट अंकिता की हत्या के आरोप में तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुना चुका है। मामला फिलहाल हाईकोर्ट में है, लेकिन हाईकोर्ट के बाहर अंकिता हत्याकांड ने एक बार फिर उत्तराखंड की राजनीति में सियासी बवाल मचा दिया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत तक मामले की गहराई से जांच किए जाने की आवश्यकता बता चुके हैं। विपक्षी दल कांग्रेस के साथ अब भाजपा नेता विजया बड़थवाल भी सीबीआई जांच की मांग कर चुकी हैं। सबसे पहले समझते हैं ये वीआईपी शब्द का मामला क्या है। दरअसल अंकिता की हत्या के बाद से ही ये आरोप लगाया जा रहा था कि अंकिता पर रिजॉर्ट का मालिक और रिजॉर्ट का मैनेजमेंट वीआईपी के लिए एक्स्ट्रा सर्विस के नाम पर देह व्यापार करने के लिए दबाव बना रहा है। इसकी पुष्टि व्हाट्सएप पर अंकिता और उसके दोस्त पुष्प के बीच हुए चैट से साफ साफ होती है।
हालांकि पुलिस इसे पर्याप्त साक्ष्य नहीं मानती है। पुलिस का मानना है कि वीआईपी शब्द का इस्तेमाल प्रेसिडेंशियल स्वीट में रहने वाले लोगों के लिए किया जा रहा था। वीआईपी शब्द का ये विवाद केस में शुरुआत से ही जुड़ जाता है, जिस पर भाजपा नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल विधानसभा के भीतर कह चुके हैं कि वीआईपी कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक कमरा है। इस पर उनका विरोध भी किया गया। हालांकि दबी जुबान में इस वीआईपी व्यक्ति के बारे में भाजपा में संघ की पृष्ठभूमि से जुड़े कई बड़े नेताओं के नाम लिए जा चुके हैं। पिछले साल अंकिता हत्याकांड से संघ के एक बड़े नेता का नाम जोड़ा गया था और इस साल एक बार फिर पूर्व भाजपा नेता सुरेश राठौर और उनकी कथित पत्नी से जुड़े विवाद में अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े वीआईपी का नाम सामने आ रहा है। इस बार नाम भाजपा नेता दुष्यंत गौतम का है। दुष्यंत गौतम ने इस आरोप के खिलाफ गृह सचिव को पत्र लिखकर सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ चलाए जा रहे भ्रामक अभियान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। दुष्यंत गौतम ने गृह सचिव को 47 सोशल मीडिया हैंडल, फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम हैंडल, यूट्यूब चैनल और ट्विटर अकाउंट की सूची भेजी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इन अकाउंट्स और चैनलों के जरिए उनकी मानहानि और छवि खराब की जा रही है। वैसे अगर सुरेश राठौर और उनकी कथित पत्नी उर्मिला राठौर के आरोपों को सही माना जाए तो उनके और उनके पति सुरेश राठौर के बीच चल रहे विवाद की पूरी जड़ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हैं। दैनिक भास्कर में छपे उर्मिला के इंटरव्यू में वह कहती हैं कि हमारे बीच विवाद महेंद्र भट्ट के एक प्रपोजल के कारण हुआ था। दरअसल भट्ट ने मुझे हरिद्वार की ज्वालापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की बात कही थी। इसी बात को लेकर हमारे बीच विवाद शुरू हुआ था। हालांकि महेंद्र भट्ट ने बयान जारी कर कह दिया है कि उनका उक्त महिला से कोई वास्ता नहीं है। सोशल मीडिया पर चलने वाली ये बहस गली मोहल्लों में होने वाली बहस से ज्यादा कुछ नजर नहीं आती, क्योंकि जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं उसमें किसी भी दिन कहा जा सकता है कि फला फला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। जिस स्तर पर बहस हो रही है उसमें ताज्जुब की बात नहीं होगी जब कहा जाएगा कि मेरे द्वारा सब कुछ कांग्रेस के दबाव में आकर कहा गया था। पर यहाँ ये जरूरी बात यह है कि जनता समझे कि कैसे हमारे नेता मूल मुद्दे को ही भटका देते हैं। क्या आपको लगता है कि अंकिता हत्याकांड के बाद हमारी सरकार ने कुछ सीखा होगा? जैसे वरिष्ठ सोशल वर्कर बसंती पाठक कहती हैं कि अंकिता की हत्या के बाद होटल एसोसिएशन इस ओर सोचने लगा कि होटल और रिजॉर्ट में लड़कियों को नौकरियों में ही न रखा जाए। बसंती पाठक से पूरी बातचीत आप ऊपर दिए लिंक में जाकर सुन सकते हैं। खैर, उत्तराखंड महिला मंच की ही रिपोर्ट कहती है कि उत्तराखंड के होटलों और पर्यटन प्रतिष्ठानों में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 यानी पॉश एक्ट लागू ही नहीं किया जा रहा है। अंकिता भंडारी हत्याकांड साफ तौर पर दिखाता है कि हमारी लड़कियों के लिए सुरक्षित और उचित काम के अवसरों की कमी है। वीआईपी के नाम के खुलासे के साथ क्या ये जरूरी नहीं है कि सरकार इस ओर कदम उठाए जिससे महिलाएं अपने कार्यस्थल पर सुरक्षित महसूस कर सकें? क्या हमारे लिए ये बड़ी बहस का मुद्दा नहीं होना चाहिए कि हमारी आधी आबादी अपने कार्यस्थलों पर सुरक्षित महसूस कर सके?